नमस्कार, मैं निशि भाटिया और आप देख रहे हैं एएमबी नेटवर्क। चले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट के साथ। प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने सनातन जागृति यात्रा की शुरुआत की है। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। देख रिपोर्ट। और धर्म की रक्षा करते हैं। देवकीनंदन ठाकुर वह नाम जो सनातन की रक्षा और जागरूकता के लिए जाना जाता है। ये एक ऐसा नाम है जो चलता है तो जन सैलाब उमड़ पड़ता है, जिसे इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। देवकीनंदन ठाकुर आगे आगे लोगों का अभिवादन करते हुए जा रहे हैं। लोग उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब है। उनकी वाणी में व्याकरण है। जब वो बोलते हैं तो जो जहां होता है वही रुक जाता है। मंत्रमुग्ध होकर सब उनको सुनने लग जाते हैं। धर्म रक्षक विश्व प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने सनातन पर आए खतरे का जिक्र करते हुए अब घर बैठे लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। लोगों को अब मतदान केंद्र जाने की जरूरत नहीं होगी। मतदान केंद्र पर जाकर लंबी कतारों में अब लगने की जरूरत नहीं है। इस बार विधानसभा चुनाव में वर्क फ्रॉम होम की तर्ज पर वोट फ्रॉम होम की सुविधा चुनाव आयोग मतदाताओं को देने जा रहा है। देख रिपोर्ट। चुनावी दहलीज पर खड़े राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तैयारी में सभी पार्टियां लगी हुई हैं। इसी बीच राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए चुनाव आयोग की उच्च स्तरीय टीम पिछले 3 दिनों से जयपुर दौरे पर है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मेरिट होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने दौरे के बारे में कई अहम जानकारियां साझा की हैं। इसके साथ ही उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में जनता को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में भी विस्तार से बताया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में हम वोट फ्रॉम होम की सुविधा देने जा रहे हैं, जिससे मतदाता बिना पोलिंग बूथ पर आए घर बैठे अपना वोट डाल सकेंगे। 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले मतदाताओं के लिए हम ये सुविधा शुरू करने जा रहे हैं। दरअसल राज्य में ऐसे वोटर्स की संख्या 11.8 लाख है। इनके अलावा 100 वर्ष से अधिक उम्र वाले भी 18,400 मतदाता हैं। ऐसे मतदाताओं को फॉर्म 12D भरना होगा। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद 5 दिन के अंदर इसे भरा जा सकता है। इतना ही नहीं, 40% से ज्यादा डिसेबिलिटी वाले मतदाता भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। मतदाताओं की फाइनल लिस्ट 4 अक्टूबर को जारी कर दी जाएगी। विधानसभा चुनाव के लिए पूरे राजस्थान में 51,000 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। हर पोलिंग बूथ पर एवरेज 1,002 मतदाता वोट डालेंगे। ज्यादातर पोलिंग स्टेशन ग्रामीण इलाकों में बनाए जाएंगे। इनमें से 50% पोलिंग स्टेशन से वेबकास्टिंग होगी, ताकि कोई भी गड़बड़ी हो तो तुरंत सामने आ जाए। इसका चयन नियमानुसार किया जाएगा। इसके अलावा 200 बूथ ऐसे जिनकी जिम्मेदारी दिव्यांग अधिकारी संभालेंगे। इसी तरह से 1600 बूथ ऐसे होंगे जिसे यूथ के द्वारा मैनेज किया जाएगा। इसी तरह महिलाओं द्वारा भी 1600 बूथ मैनेज करने की योजना पर काम किया जाएगा। भारतीय चुनाव आयोग को इस फैसले से कई फायदे होने वाले हैं, क्योंकि जो लोग बूथ तक जाने में असमर्थ होते हैं वो लोग अपना वोट नहीं डाल पाते हैं। लेकिन देश के लोकतंत्र में मतदाताओं का खास योगदान होता है। हर एक मतदाता को अपने वोट का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि देश के लिए हर एक वोट जरूरी होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमबी नेटवर्क। तेलंगाना में पीएम मोदी ने रैली को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी सरकार को किसान समर्थन सरकार बताते हुए कहा कि हम अपने अन्नदाताओं को सम्मान दे रहे हैं, उनकी मेहनत का सही मूल्य दे रहे हैं। 2014 में कांग्रेस की सरकार के समय तेलंगाना के किसानों से धान की एमएसपी पर खरीद पर 3400 करोड़ खर्च किए गए, लेकिन हमने इस साल 27,000 करोड़ रुपए किसानों के लिए खर्च किए हैं। अन्नदाता को सम्मान दे रहे हैं, उनकी मेहनत का सही मूल्य दे रहे हैं। 2014 में तेलंगाना के किसानों से एमएसपी पर धान की खरीद पर 3,400 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। ये आंकड़ा याद रखना।
2014 पुरानी कांग्रेस के जमाने की सरकार की बात कर रहा हूं, 3,400 करोड़ रुपया। लेकिन हमने एक साल में 27,000 करोड़ रुपए किसानों के लिए खर्च किए हैं। ये राशि 8 गुना ज्यादा है। ये पैसे भी सीधे किसानों के खाते में जा रहे हैं। इसमें किसी बिचौलिए के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन मुझे अफसोस है कि यहां की सरकार ने किसान योजनाओं को अपनी काली कमाई का जरिया बना लिया है। अभियान के कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। मैं देशवासियों से स्वच्छता के कार्यक्रम से जुड़ने का आह्वान करता हूं कि वे भी 1 घंटा निकालकर इस अभियान में शामिल हो। लेकिन जिस प्रकार से भारत के लोगों ने अपने निरंतर सहयोग से स्वच्छता को एक जन आंदोलन बनाया है, और आज सुबह भी मैं देख रहा था देश के कोने कोने में स्वच्छता का अभियान चल पड़ा है। मुझे विश्वास है कि आज शुरू हुए इस अभियान में भी ऐसे ही जबरदस्त भागीदारी होगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां पर लखनऊ पार्टी मुख्यालय में लोकसभा चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक हुई है। बैठक में पार्टी ने एनडीए और विपक्षी गठबंधन से दूरी बनाकर अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। मायावती ने गठबंधन के सिलसिले में फैलाई जा रही भ्रामक खबरों से नेताओं को सावधान रहने को कहा है। उन्होंने कहा कि बीएसपी विरोध ताकतें दुष्प्रचार से काम ले रही हैं। बैठक में मायावती ने कांग्रेस और बीजेपी को एक सिक्के का 2 पहलू बताया है। बैठक में मायावती ने कहा कि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, आय में कमी, बदहाल सड़कें, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य जैसी ज्वलंत समस्याओं से लोग परेशान हैं। मायावती ने कहा कि एससी, एसटी और ओबीसी को मिले आरक्षण के अधिकार को निष्प्रभावी करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में आरक्षण को बेरोजगारी दूर करने के कारण नहीं बनाने देने चाहिए। उन्होंने जातिवाद के आधार पर आर्थिक शोषण, नाइंसाफी और गैर बराबरी पर चिंता जताई है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने राजद और जेडीयू में मतदाता का जिक्र करते हुए कहा कि आरजेडी और जदयू की इस उठक पटक में दोनों बिहार को बदनाम करने की बल्कि बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। बिहार की सरकार को विकास से मतलब नहीं है, व्यवस्थाएं चौपट हो चुकी है। उन्होंने नीतीश कुमार की कार्य क्षमता पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि नीतीश जी नींद में सोए हुए हैं। नीतीश की कमजोरी की वजह से लोग कह रहे हैं कि ललन सिंह ने नीतीश कुमार को नींद में सुला दिया है। देखिए, वहाँ की बात है, उनसे पूछिए। खींचातान है, लड़ाई है, विवाद है, वह विषय हम लोग का नहीं है। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि आरजेडी और जदयू के इस उठापटक में और कुर्सी हमारी हो तो हमारी हो तो हमारी हो, इसकी लड़ाई में, यानी कुर्सी की लोलुपता में आरजेडी और जदयू दोनों बिहार को बदनाम ही नहीं कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। बिहार की सरकार को, आरजेडी या जदयू की सरकार को विकास से मतलब नहीं है, विधि व्यवस्था से मतलब नहीं है। विकास अवरुद्ध है, जो भी हो रहा है केंद्र सरकार के पैसे से हो रहा है। यहाँ विधि व्यवस्था इतनी चौपट हो गई है कि रोज हत्या, अपहरण, दुष्कर्म की घटनाएं आम बात हो गई है। अपराधी बेलगाम हो गए हैं। और नीतीश जी ऐसी नींद में सोए हुए, लोग कहता है कि ललन जी उनको नींद में सुला दिए हैं। और तेजस्वी जी 6 बड़े विभाग, मलाईदार विभाग को लेकर ऐश कर रहे हैं। तो इस तरह से बिहार को अभी महागठबंधन की सरकार बर्बाद कर रही है और बिहार की जनता इसको देख रही है।
बिहार कभी माफ़ नहीं करेगा। सर, हाजीपुर में एक बड़ी घटना घटी है। स्कूल के रसोइये को, सरकारी स्कूल के रसोइये को उसके ही टीचर के पति के द्वारा अर्धनग्न करके पीटा गया है। देखिए, मैं बताया ना कि यहाँ विधि व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। अपराध की प्रवृत्ति इस तरह से राक्षसी रूप ले लिया है। आम घटनाएं इस प्रकार की रोज हो रही है, दुष्कर्म की, मारपीट की, महिलाओं को कभी अर्धनग्न कर तो फिर उनके साथ बेरहमी के साथ कई तरह की अभद्र व्यवहारें करके जिला कोर्ट में इटावा सांसद प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया की सजा को लेकर सुनवाई हुई है। कोर्ट इस मामले में 12 अक्टूबर को फैसला सुना सकती है। साल 2016 में आगरा में कर्मियों से मारपीट के मामले में बता दें कि एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। इस सजा को सांसद शंकर कठेरिया ने जिला कोर्ट में चुनौती दी है। हमारा मामला रजिस्ट्री साहब ने किया था, तो उसकी आज सुनवाई हुई है। अब डिसीजन तो माननीय कोर्ट को करना है। मुझे उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। कब आना डिसीजन को? तारीख ये भी पता नहीं, तारीख अगली जो है वो 12 तारीख। किस मामले में ये सुनवाई हुई थी? ये एक वारंट का मामला था, जिसके संदर्भ में जो मजिस्ट्रेट कोर्ट में। चले खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां पर आगरा में नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने जिला अस्पताल का दौरा किया। औचक निरीक्षण के दौरान मंत्री ए.के. शर्मा ने पूरे कैंपस का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने साफ सफाई और सुविधाओं को लेकर डॉक्टर से बातचीत की और मरीजों का हालचाल जाना। तो आपको बता दें, मरीज से सुविधाएं और सेवा को लेकर बातचीत की गई है। कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा ने एकदम औचक निरीक्षण करते हुए अस्पताल का जायजा लिया। इसके अलावा डॉक्टर से भी बातचीत की गई। अगली खबर झांसी के बहुसागर से है, जहां पर नवोदय विद्यालय में 20 छात्र राजौर में हुई बर्बरता के बाद अब घर लौट आई हैं। लेकिन लौटने के बावजूद छात्रों की आंखों में खौफ साफ तौर पर देखा जा रहा है। छात्रों ने अपने ऊपर हुई घटना की दास्तान सुनाई। वो किसी तालिबानी सजा से कम नहीं थी। इन छात्रों ने बताया कि राजौरी के स्थानीय छात्रों द्वारा दुश्मन से भी बदतर सुलूक किया गया है। कलावा बांधने और कमरे में भगवान की फोटो लगाने पर हाथ तोड़ दिया गया। राजौरी के छात्रों ने बताया कि उन्हें झूठे बर्तन साफ कराए जा रहे थे और हद तो तब पार हो गई जब बहुसागर के नवोदय विद्यालय के छात्रों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए। छात्रों ने बताया कि वह जम्मू कश्मीर की सुंदरता और वहां के रहन सहन को देखने के लिए गई थी, लेकिन कुछ ही दिनों में ये सुंदरता खौफनाक मंजर के रूप में सामने आई है। पीड़ित छात्रों ने बताया कि उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो वहां विद्यालय प्रशासन के छात्रों ने दीपावली की छुट्टी की गुजारिश की थी। वहाँ पर हम लोगों ने दीपावली के त्यौहार पर छुट्टी मांगने की प्रिंसिपल सर से कोशिश की, तो उन लोग कम से कम 2-3 बार हमने उन लोगों से प्रिंसिपल सर से कहा, निवेदन पत्र लिख के भेजा, एप्लीकेशन दी। इस कारण प्रिंसिपल सर ने उन्हें कह रहे थे। फिर हमने 12th वालों से भेजा कि इन लोगों को समझाया जाए, दीपावली की छुट्टी पे ना भेजा जाए। फिर लोग रात को 12th वाले आए, उन लोगों ने हमें समझाया। एक बच्चे ने कहा, सर हमें तो जाना है भैया, हमारा महत्वपूर्ण त्यौहार है क्योंकि। फिर उन्होंने एक बच्चे को मारा। हम लोग तभी शांत रहे। फिर दोबारा उस वक्त फिर से आए। एक बच्चे को पहले तो एक बच्चा अकेला लेटा था, उसको कम से कम 5 लोगों ने मारा, उसको लगे रोने लगा था। फिर हम लोग जब पढ़ रहे थे, हम लोग को ये सूचना मिली इसको मारा गया है। हम लोग दौड़ का हाउस पे गए, इसको ज़्यादा तो नहीं लगी। उसको देखा तो फिर से 12th वाले पीछे से आ गए मारने के लिए। हम लोगों ने जब गेट के अंदर घुसे, हम लोगों की गेट लगा लो वो मारेंगे, इससे उन्होंने पहले गेट तोड़ा। फिर अंदर आने के हम लोगों को मारने, एक बच्चे का गला दबाया छोटे का, उसको कम से 4-5 लोगों ने मारा, तो फिर से उसका हाथ टूट गया था। हम लोगों ने भी थोड़ा बीच बचाव किया, तो फिर आ गए सर लोग आ गए थे, उन लोगों ने हमको बचाया। पर उन लोगों ने बहुत पाकिस्तान के नारे, इस्लाम धर्म के नारे लगाते थे वो लोग, इसलिए इस्लाम धर्म का एक बच्चा यहाँ से गया था, उसको बिल्कुल नहीं मारा गया है। हम लोगों को ज़्यादा मारा गया था। जो लोग हिंदू थे उनको मारा गया? उनको मारा गया। इस्लाम धर्म के बच्चे को बचाया जा रहा था बार बार। जब फिर हम लोग कम से कम एक घटना 2 बार हो चुकी थी, क्योंकि जब हम लोग हाउस में जा रहे थे, फिर 1-2 सर थे हमारे यहाँ के, उन लोगों ने हमको एक सुरक्षित जगह पे बैठा, एक कमरे बंद करके रख दिया था। फिर वहाँ से कैसे निकले आप लोग? निकल नहीं पा रहे थे। पहले तो 8 घंटे तक हम लोग वहीं पर बैठ गए। फिर दोबारा वो लोग हथियार लेके, बहुत सारे हथियार लेके गेट में मारने लगे, गेट तोड़ने लगे। हमारा हाउस, मतलब जहाँ पर हम सुरक्षित थे वहाँ वो हाउस पूरा घेर लिया गया था। फिर 2 सर आए, उन लोगों ने फिर से हम लोगों को बचाने की कोशिश की, हम लोग को गाड़ी में बिठाया। फिर भी उन लोगों ने वो लोग
बात नहीं मान रहे थे। वो लोग गाड़ी पे चले थे, हम लोगों की गाड़ी के ऊपर आगे पीछे सब लटके थे वो लोग मारने के लिए। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गजेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गजेंद्र, 20 छात्र राजौरी से वापस लौटे और उनके साथ तालिबानी मंजर हुआ है। आखिरकार इसके पीछे की क्या कुछ सच्चाई है? ये आखिरकार उन छात्रों के साथ हुआ कैसे? जी मैं आपको बता दूं कि मामला झांसी के बरुआ सागर नवोदय विद्यालय का है, जहां पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी छात्रों को नवोदय विद्यालय के राजौरी जम्मू कश्मीर भेजा गया। वहाँ के छात्रों को नवोदय विद्यालय बरुआ सागर बुलाया गया। वहाँ की रहन सहन और संस्कृति के बारे में जानकारी के लिए हुआ यूं कि यहाँ के बरुआ सागर के नवोदय के छात्र कुछ दिन तो वहाँ अच्छी तरीके से रहे। इसके बाद कुछ कारणवश वहाँ उन लोगों को बहस हो गई, वहाँ के स्थानीय छात्रों के साथ मारपीट हो गई, जिसकी सूचना बरुआ सागर विद्यालय के प्रबंधक को दी गई। इसके उपरांत यहाँ के बरुआ सागर के जो छात्र हैं, यहाँ पे हॉस्टल में बरुआ सागर रहते हैं, इनको जानकारी मिली तो इन लोगों ने राजौरी के छात्र जो यहाँ के बरुआ सागर में इन लोगों के साथ बैठी हुई और बरुआ सागर के छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया, जिससे जिला प्रशासन ने सतर्कता दिखाते हुए वहाँ से जम्मू कश्मीर से अपने छात्रों को वापस बुलाया और राजौरी के छात्रों को और बरुआ सागर से वहाँ भेजा। हुआ यूं कि जैसे ही वो छात्र यहाँ पे आए तो उन्होंने जो अपनी उनके ऊपर जो कहानी जो उनके ऊपर बीती कहानी थी वो बताई। तो वो इस प्रकार की कि उन्होंने बताया कि हमारे साथ मारपीट की गई और मेरे साथ देश विरोधी नारे लगवाए गए और तमाम तरह की यातनाएं दी गई। अभी भी उनके दिमाग में वही खौफ है और वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जी, इसके पीछे कौन है वो तालिबानी जो लगातार ऐसी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं और छात्रों के साथ ऐसी सब कुछ हरकतें कर रहे हैं? जी मैं बता दूं कि वहाँ के जो छात्र हैं जम्मू राजौरी के, वहाँ के स्थानीय छात्र हैं, उन लोगों के द्वारा ही यहाँ के झांसी के बरुआ सागर नवोदय विद्यालय के छात्रों के साथ यह यात्राएं दी गई। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। इसी के साथ कट्टरपंथी मौलवियों की वीडियो देखकर शाहरुख सैफी नाम के जिहादी ने अकेले बड़ी घटना को अंजाम दिया है। भड़काऊ बयान से प्रभावित होकर मन में जिहाद की मनसा बनाकर जिहाद करने निकल पड़ा। बता दें कि इस रिपोर्ट में उस 27 साल के आतंक फैलाने वाले की पूरी कहानी है। देख रिपोर्ट। आतंकवाद एक ऐसा शब्द जो आम लोगों के जीवन को उथल पुथल करके रख दे, एक ऐसा शब्द जो ना जाने कितनों की जान ले डूबे, एक ऐसा शब्द जिसने ना जाने कितनों के परिवार को तबाह किया है। और सबसे ज्यादा खतरनाक वो लोग होते हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं अपने भाषणों और सभाओं के माध्यम से। 2 अप्रैल 2023, शायद आपको इस तारीख के बारे में ना पता हो, लेकिन इस दिन एक अकेले लड़के ने जिहाद करने की ठान कर बड़े हादसे को अंजाम दिया था। केरल के कोझिकोड के एलाथुर में ट्रेन में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी थी और ये सिर्फ पाकिस्तान में बैठे उन कट्टरपंथी मौलवी की वीडियो देखकर जिहाद करने का मन बना लिया। इस घटना में अब संज्ञान लेते हुए एनआईए ने चार्जशीट दायर की है। इस मामले में आतंकवादी शाहरुख सैफी पर यूएपीए के तहत मामला चलाया जा रहा है। एनआईए ने बताया है कि इसकी मंशा जनता के बीच भय का माहौल बनाना था। इस मामले में वही एक आरोपित बताया गया है। एनआईए ने बताया है कि शाहरुख सैफी ने यात्रियों के ऊपर पेट्रोल छिड़क दिया और फिर ट्रेन की बोगी में आग लगा दी। शाहरुख सैफी ने इस घटना को अंजाम देने के लिए सिर्फ केरल को इसलिए चुना क्योंकि वो चाहता था कि वो ऐसी जगह जिहाद करे जहां उसे कोई पहचान ना सके। साजिश के तहत इसके बाद वो सामान्य जनजीवन में व्यस्त होना चाहता था। वो पाकिस्तानी मौलवियों को सुनता था। बाद में उसने अकेले ही जिहादी घटना को अंजाम देने का फैसला लिया। सोशल मीडिया के जरिए वो इस्लामी कट्टरपंथियों के भाषण सुनता था। एनआईए ने स्पष्ट कहा है कि कट्टरवाद से ऑनलाइन प्रभावित होकर शाहरुख सैफी ने इस आतंकी जिहादी घटना को अंजाम दिया।
बता दें कि ये घटना अल्पपूजा कन्नूर एग्जीक्यूटिव एक्सप्रेस के D1 कोच में हुई थी। 3 यात्रियों की इस घटना में मौत भी हो गई थी। मृतकों में एक बच्चा भी शामिल था। बाद में शाहरुख सैफी को महाराष्ट्र के रत्नागिरी से दबोचा गया था। वो दिल्ली के शाहीन बाग का रहने वाला है। महाराष्ट्र पुलिस के आतंकरोधी दस्ते ATS ने उसे गिरफ्तार किया था। इस घटना को अंजाम देने के बावजूद रत्नागिरी तक वो उसी ट्रेन में सफर करता था। शाहरुख सैफी की उम्र महज 27 साल है। NIA ने इस संबंध में शुक्रवार को आरोप पत्र दायर किया है। वो 31 मार्च को नई दिल्ली से केरल के लिए निकला था। सोरानूर में उसने पेट्रोल और लाइटर भी खरीदा। जांच के दौरान NIA ने दिल्ली में 10 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसके बाद CCTV खंगाले और शाहरुख सैफी पर हत्या की धारा लगाई गई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक जिहादी मानसिकता के लोग देश में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते रहेंगे? आखिर कब तक इस्लामिक कट्टरपंथियों द्वारा ऐसे क्रम देखने को मिलते रहेंगे? और आखिर कब तक देश की गरिमा मरती रहेगी? सवाल कई सारे हैं और जवाब एक भी नहीं। इस तरीके की वीडियो पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और देश में बैठे उन कट्टरपंथी मौलवियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, AMV नेटवर्क। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहेगा AMV नेटवर्क।